Hello, good morning students. You're most welcome in my class. I am Pratipal Yadav, social science teacher. आपका मोस्ट वेलकम करता हूं। तो नाजिम एंड द राइज ऑफ हिटलर जो हमने शुरू कर रखा है उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। तो टुडे आवर टॉपिक इज पॉलिटिकल रेडिकलिज्म। पॉलिटिकल रेडिकलिज्म और टॉपिक है, आज हम डिस्कस करेंगे। दिस इज द पार्ट ऑफ थर्ड क्लास 9th सोशल साइंस की बात करते हैं। देखिए, इससे पिछले वीडियोज में मैंने आपको पढ़ाया था कि जर्मनी की इस विश्व युद्ध के बाद में, आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में कैसी हालत हो गई थी, चाहे वो साइकोलॉजिकल हो या इकोनॉमिक रूप से हो या फिर पॉलिटिकल रूप से हो, सभी मायनों में जर्मनी की हालत बिल्कुल खराब हो गई थी। जर्मनी की ही नहीं, पूरे यूरोप की हालत एक प्रकार से बिल्कुल खराब हो चुकी थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में भी। अब सेकेंडली हम इन चीज़ को देखें तो यहाँ पर अब पॉलिटिकल रेडिकलिज्म की बात करें। एक प्रकार से रेडिकल्स एक विचारधारा होती है, और रेडिकल्स का मतलब होता है जो एक प्रकार से चीज़ें हैं, जो समाज में जो चीज़ें चल रही उनके अंदर परिवर्तन की बात करते हैं, उनको रेडिकलिज्म, रेडिकलवादी कहा जाता है, जो बदलाव की बात करते हैं। तो यहाँ पर आपको पता होगा वाइमर या वीमर जो रिपब्लिक थी, वाइमर रिपब्लिक थी, जो उस समय ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान इसकी स्थापना हुई थी, और अधिकतर जो लोग थे वो इससे खुश नहीं थे। मैनी पीपल ऑफ द जर्मनी वर नॉट हैप्पी विद द वाइमर रिपब्लिक, क्योंकि उनको ये लग रहा था कि इस युद्ध में जो हार हुई है और हार के बाद में ट्रीटी ऑफ वर्साइल हुई है, वर्साई की जो संधि हुई है, उसके लिए वाइमर रिपब्लिक जिम्मेदार है। लेकिन आप सभी जानते हैं इसके लिए मुख्य रूप से वाइमर रिपब्लिक ही जिम्मेदार नहीं थी, लेकिन लोगों ने इसका सारा का सारा श्रेय इसके कंधों पर डाल दिया था। अब चूंकि जिस समय यहाँ पर जर्मनी के अंदर वाइमर रिपब्लिक की स्थापना हुई थी, उसी समय की बात करें तो रूस के अंदर बोल्शेविक क्रांति हुई थी। उसी समय रूस के अंदर बोल्शेविक क्रांति भी हुई थी। अब जो बोल्शेविक क्रांति रूस के अंदर हुई थी, उस तरह जो परिवर्तन हुआ था, बोल्शेविक क्रांति के अंदर ये कहा गया था कि सारी जो पावर थी वो कॉमन पीपल, आम आदमी के हाथ में आ जाएगी, सभी जो पीपल थे उनके हाथ में सारी पावर रहेगी। इस प्रकार की जो रूसी क्रांति थी, उस रूसी क्रांति का इफेक्ट भी जर्मनी के अंदर नजर आ रहा था। और जर्मनी के अंदर के एक ऑर्गेनाइजेशन था स्पार्टकिस्ट लीग, ये आप याद रखेंगे, स्पार्टकिस्ट लीग जर्मनी के अंदर की ऑर्गेनाइजेशन था। और ये ऑर्गेनाइजेशन जर्मनी के अंदर भी रूस की तरह ही एक मूवमेंट चला रहा था। रूस के अंदर भी वो एक प्रकार से इसको चैलेंज कर रहा था। अगर हम बात करें, ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी, ये ऑर्गेनाइजेशन इस ऑर्गेनाइजेशन को हटाना चाह रही थी, इसके अंदर बदलाव करना चाह रही थी। तो इसके द्वारा जो मूवमेंट चलाया जा रहा था, एक प्रकार से मैं कहूँ कि इन दोनों के बीच में एक मैच हो रहा था। मैच क्रिकेट का मैच नहीं हो रहा था, मुख्य रूप से पॉलिटिकल पावर को गेन करने का इन दोनों के बीच में फाइटिंग हो रही थी। बोल्शेविक क्या होते हैं? ग्रुप ऑन पैटर्न ऑफ बोल्शेविक रिवोल्यूशनरी इन रशिया, अर्थात रशिया के अंदर ऐसे लोगों का ग्रुप जिसने क्रांति के द्वारा चीज़ों को बदला था। तो ये बोल्शेविक एक ग्रुप था जिसने रशिया के अंदर क्रांति की थी मुख्य रूप से। अब यहाँ पर हम देखते हैं तो उसके बाद जब इन दोनों के बीच में बहुत अधिक मात्रा में एक प्रकार सत्ता प्राप्ति का खेल चल रहा था, ऐसी स्थिति में जो वाइमर रिपब्लिक था या वाइमर रिपब्लिक के जो लोग थे वो बिल्कुल भी इस प्रकार के पॉलिटिक्स को पसंद नहीं कर रहे थे। एक प्रकार से जो स्पार्टकिस्ट लीग है, इनकी आइडियोलॉजी को बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे थे। और इन लोगों ने, वाइमर रिपब्लिक ने एक प्रकार से इनकी जो डिमांड थी, इनकी जो मांग थी, उसको इग्नोर कर दिया कि ये कहा कि जर्मनी के अंदर सिर्फ डेमोक्रेटिक तरीके से ही शासन व्यवस्था चलाई जाएगी और किसी दूसरे तरीके से शासन व्यवस्था नहीं चलाई जाएगी। और ये जो स्पार्टकिस्ट लोग थे ये मांग कर रहे थे डिमांडिंग सोवियत स्टाइल गवर्नमेंट। ये मुख्य रूप से जिस प्रकार सोवियत रशिया के अंदर जो शासन व्यवस्था लाई गई है, उसी प्रकार की इनके द्वारा डिमांड की जा रही थी, जिसको पूर्ण रूप से इन लोगों ने खंडेड़ दिया था, इन लोगों ने मना कर दिया था। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि वाइमर रिपब्लिक के मुख्य रूप से समर्थक कौन होते हैं? डेमोक्रेटिक होते हैं, सोशलिस्ट होते हैं। डेमोक्रेटिक, सोशलिस्ट, ये इनके बहुत मुख्य रूप से सपोर्ट करने वाले होते हैं वाइमर रिपब्लिक के। इन लोगों के द्वारा एक ऑर्गेनाइजेशन बुलाया गया, यानी मुख्य रूप से डेमोक्रेटिक, सोशलिस्ट और कैथोलिक, इन लोगों के द्वारा एक ऑर्गेनाइजेशन बुलाया गया। और उस ऑर्गेनाइजेशन में बुलाकर मुख्य रूप से इनकी जो डिमांड थी सोवियत स्टाइल ऑफ गवर्नमेंट, उसको बिल्कुल एक प्रकार से उसको इग्नोर कर दिया गया, उसको बिल्कुल मना कर दिया गया। और इनके द्वारा वहाँ जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो सैनिक भाग लेते हैं, उनका एक ग्रुप होता है क्रॉप्स, एक उसका नाम होता है क्रॉप्स। ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर जिन सैनिकों ने भाग लिया था, उनका एक ग्रुप होता है क्रॉप्स। इस विद द हेल्प ऑफ क्रॉप्स, इस क्रॉप्स सैनिकों के, इस कोर सैनिकों के ग्रुप की मदद से इन लोगों के द्वारा जो मूवमेंट चलाया जा रहा था, जो आंदोलन चलाया जा रहा था, उस आंदोलन को बिल्कुल समाप्त कर दिया जाता है। यानी सैनिकों का, भूतपूर्व सैनिकों का एक गुट है, एक संगठन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसको बुलाया जाता है। और इनके द्वारा जो मूवमेंट चलाया जाता है, उस मूवमेंट को बिल्कुल भी क्रश्ड
क्रश्ड द अपराइजिंग विद द हेल्प्स ऑफ कोर, यानी कि जो सैनिकों के द्वारा, जो संगठन सैनिकों के द्वारा इनके मूवमेंट को पूर्ण रूप से खदेड़ दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। तो आफ्टर दिस मूवमेंट, इस मूवमेंट के बाद में जो स्पार्टकिस्ट थे इनके द्वारा लेटर फाउंडेड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी, और जर्मनी के अंदर इन्हीं के द्वारा ही जर्मनी के अंदर बाद में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की जाती है। अब आगे देखते हैं वांटेड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, लेकिन इनके द्वारा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की जाती है, उनकी मांग को खदेड़ दिया जाता है। क्लैश बिटवीन सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट, और मैंने आपसे पहले भी कहा था इस घटना के बाद में ये दोनों जो गुट होते हैं, इन दोनों गुटों के भी, दोनों गुट कौन से, एक तो सोशलिस्ट, जो सोशलिस्ट मतलब समाजवादी मतलब एक ऐसी विचारधारा, सोशलिस्ट एक ऐसी विचारधारा होती है जो मुख्य रूप से इक्वलिटी, समानता विश्वास करती है, और कम्युनिस्ट भी इसी प्रकार की विचारधारा होती है। सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट के अंदर बहुत थोड़ा सा डिफरेंस पाया जाता है, एक प्रकार से दोनों की आइडियोलॉजी बिल्कुल सेम होती है, बिल्कुल थोड़ा माइक्रो सा इन दोनों के विचार, दोनों ही आइडियोलॉजी में डिफरेंस पाया जाता है। तो इनके बीच में बाद में जब इनकी डिमांड को खारिज कर दिया जाता है, ये स्पार्टकिस्ट होते हैं मुख्य रूप से, ये कम्युनिस्ट होते हैं, याद रखेंगे स्पार्टकिस्ट मुख्य रूप से कम्युनिस्ट होते हैं, और इनकी मांग को जब इग्नोर कर दिया जाता है, उसके बाद में क्लैश, एक विवाद उत्पन्न हो जाता है बिटवीन सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट, इनके बीच में एक विवाद उत्पन्न हो जाता है, और इन्हीं के द्वारा फिर बाद में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी की भी स्थापना कर दी जाती है। हिटलर टुक एडवांटेजेस ऑफ दिस अनराइक्सेबल कॉन्फ्लिक्ट्स प्रिवेलिंग इन द जर्मनी एट द टाइम। अब जब मुख्य रूप से मैंने आपसे कहा है कि जर्मनी के अंदर जो सोशलिस्ट होते हैं और जो कम्युनिस्ट होते हैं, उनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, जो विवाद होता है, उस विवाद का मुख्य रूप से फायदा उठाता है हिटलर। और ये दोनों ही आइडियोलॉजी को मानने वाले जो लोग थे, ये कभी भी एक स्टेज पर आकर हिटलर का सामना नहीं कर पाते हैं, और हिटलर इस चीज़ का एडवांटेज ये उठाता है कि लोगों को ये कहता है कि देखिए ये लोग तो आपस में लड़ रहे हैं, और हिटलर को अपनी विचारधारा, अपनी पॉलिटिकल पार्टी का प्रचार प्रसार करने का उस समय अवसर मिल जाता है, और ये दोनों मिलकर फिर कभी एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आते हैं, और कभी भी दोनों हिटलर को मुख्य रूप से चैलेंज नहीं कर पाते हैं। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।